The BJP government has been talking a lot about wanting to make India Atmanirbhar or self-reliant. We're seeing massive calls to boycott foreign manufactured goods, especially Chinese goods. How much of this is just raw emotion because of what's happening along the India-China line of actual control, and how much of this is part of a cogent, meaningful strategy to try and build domestic capacities and reduce dependence on imports? For a perspective on what the government is doing, we are joined on this broadcast live and exclusive by one of the senior most important ministers in the Narendra Modi government, Union Minister for Transport, Highways, Micro, Small and Medium Enterprises, Mr. Nitin Gadkari. Gadkari ji, welcome to India Today. Thank you. गडकरी जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हम लोग इस वक्त देख रहे हैं देश भर में कि एक मेक इन इंडिया, एंटी चाइना, इंपोर्टेड गुड्स को बॉयकॉट करो, जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उन्हीं को खरीदो, इस तरह की जो मुहिम चली हुई है, आपके हिसाब से इसमें इमोशन कितना है और लॉन्ग टर्म में इसको सस्टेन कर पाने के लिए, डोमेस्टिक कैपेसिटी को बिल्ड कर पाने के लिए, डेवलप कर पाने के लिए, क्या आप लोगों ने कोई वाकई में रोड मैप तैयार किया है, और अगर वो रोड मैप है तो क्या है? प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, उसके पीछे जो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं, गांव, गरीब, मजदूर और किसान, और इनमें अगर जॉब्स देने हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से हमें आत्मनिर्भर देश के तरफ बढ़ना होगा। अब आत्मनिर्भर देश की कल्पना यही है, और जो आत्मनिर्भर पैकेज में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, उसके परिणाम, उसको जो कार्यक्रम है वो इसका दिशादर्शन है। जैसे आप एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, जिससे हमारे उद्योग स्वयंपूर्ण हो, ताकतवान हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो और अपने पैरों पर खड़े हो। दूसरी तरफ बात यह है कि जो हमारी इंडस्ट्री अड़चन में है, स्ट्रेस में है, उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए 20,000 करोड़ की प्रोविजन की गई है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पहली बार एमएसएमई को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिले, इसलिए एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाए, और उसके लिए 50,000 करोड़ इक्विटी के रूप में फंड्स ऑफ फंड करके हम दे रहे हैं। जैसे उद्योगों के लिए दिया है, वैसे आप समझिए कि समाज के छोटे छोटे लोगों के लिए, जैसे हनी उत्पादन है, मध उत्पादन है, उसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए, यानी ये बजट कम से कम 10 गुना बढ़ाया गया है। तो इससे हमारे वनवासियों को, किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारे जो मच्छीमार हैं, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 18% समुद्र तट पर है, 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा है, उनकी जो बोट है वो 7 ही नॉटिकल माइल जाती है। अब उसके लिए हम उनको ट्रॉलर दे रहे हैं, जैसे फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है वैसे फिश प्रोड्यूस कंपनी बनेगी, और ये 100 नॉटिकल माइल जाएगी, और हमारे फिशिंग का उत्पादन करीब 5 गुना 6 गुना बढ़ेगा। ऑलरेडी तमिलनाडु में बढ़ा है, जितने ट्रॉलर हमने दिए उनको, उससे उत्पादन बढ़ा है। तो एक तरफ समाज के हर क्षेत्र को, गांव, गरीब, मजदूर, किसान को ध्यान में रखते हुए हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और हमारा इंपोर्ट कम हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि अभी 2-2.5 महीने पहले हमने पीपी किट चाइना से लाई थी, स्पेशल हवाई जहाज से। अब हमारे एमएसएमई में इतने बड़े प्रमाण पर पीपी किट तैयार हो रही है, देश की तो हमारी मांग पूरी हुई, उल्टा अब देश से हमने एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी है। इसी प्रकार से सैनिटाइजर एक समय 1200 रुपए लीटर था, वो 160 रुपए लीटर आया, और बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिली है। और धीरे धीरे हमारे देश में सभी चीजों का उत्पादन होना चाहिए, उनके लिए इंपोर्ट होने वाली चीजों का अल्टरनेटिव हिंदुस्तान में होना चाहिए। हमने अगरबत्ती के ऊपर 30% ड्यूटी लगाई, अगरबत्ती पूरी तरह देश में बनेगी और बन रही है, जिसमें 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना जो है किसी के विरोध में नहीं है। हमारे देश के लोगों को अपने पैरों पर स्वाभिमान के साथ खड़े होना, और हमारा देश गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से दूर होकर आत्मनिर्भर समाज की ओर आगे जाए, यही संकल्पना इस सब रिफॉर्म के पीछे, कार्यक्रमों के पीछे है, और यही देश की भविष्य की दिशा है।
पिछली दफा जब हमने आपका इंटरव्यू किया था गडकरी जी, आपने कहा था कि आप खुला न्योता दे रहे हैं उन तमाम कंपनियों को जिनकी फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज चाइना में है कि वो इंडिया में आए और प्रोडक्शन लाइन सेटअप करें और उसमें आपकी सरकार मदद करेगी। और आपने कहा था कि तमाम दुनिया की कंपनियों से आप लोग टच में हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हिस्सा प्रोडक्शन का हिंदुस्तान में आए, क्योंकि अब दुनिया चीन पर केवल अपनी सप्लाईज के लिए डिपेंड नहीं होना चाहते। तो जो आपकी कोशिश थी, क्या वो रंग लाई है? क्या पिछले कुछ हफ्तों में सरकार के पास जानकारी मिली है कि कंपनियां वाकई में अपनी प्रोडक्शन लाइन चीन से हिंदुस्तान लाना चाहते हैं, या फिर ये केवल कहने की बात है और जमीन पे कुछ हो नहीं रहा? क्या हो रहा है, बताइए प्लीज। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि चीन और भारत इसके कोई विवादों में जाना मेरा मकसद नहीं है, पर आपको एक बात मैं बहुत सीधी तौर से बता रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में ये तो रिएक्शन है कि दुनिया के देश अब चाइना के साथ आर्थिक दृष्टि से डील करना नहीं चाहते, चाइना से कोई चीज इंपोर्ट नहीं करना चाहते। और इसके बारे अमेरिका में, यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में, दुनिया के अनेक देशों ने इसके बारे में अपनी भूमिका जाहिर की है। अब स्वाभाविक रूप से इन देशों की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो चाइना से नहीं लेंगे तो उनको ऑप्शन क्या क्या है। उन देशों में जो ऑप्शन है उसमें भारत इसका सबसे अच्छा फायदा ले सकता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इसके कारण सबसे बड़ा मार्केट है। स्किल्ड और इंजीनियरिंग कैपेसिटी की पोटेंशियल रखने वाली एक यंग जनरेशन है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन रहा है, हमारे पोर्ट इफिशिएंट है, और इन सब का फायदा लेकर स्वाभाविक रूप से निर्यात में हमको काफी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है, जैसे डिफेंस सेक्टर में 74% एफडीआई को अलाउ कर दिया है। अब इसका मतलब यह है कि हम जो डिफेंस का साहित्य इंपोर्ट कर रहे थे वो सब टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो टेक्नोलॉजी लेकर वो हिंदुस्तान में आए, ज्वाइंट वेंचर करे और हमारे देश में बने। जैसे राफेल का विमान बन रहा है, अभी हम लोग अपने विमान खरीदी करने के बाद राफेल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मारुति सुजुकी यहाँ आई, हमने सुजुकी को लाया, पर आज हमारे देश में 4.5 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें 1,45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो एक प्रकार से अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरी ओर फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना देश में, ये बहुत आवश्यक है। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो लाने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए आज लिक्विडिटी हमारा सबसे बड़ी समस्या है। एमएसएमई में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और हमारे देश में लिक्विडिटी बढ़े, जिससे परचेसिंग पावर बढ़ेगी और जिसके हमारे इकोनॉमी का चक्र गतिशील होगा। जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा और फॉरेन कैपिटल आएगा, उससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, क्वालिटी में सुधार होगा और हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और एक्सपोर्ट करने से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से ऑटोमोबाइल में बड़ी बड़ी कंपनियां मर्सिडीज से लेकर, बीएमडब्ल्यू से लेकर, वॉल्वो से लेकर हमारे देश में आई, और हमारे देश में उन्होंने जो ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर बनाई, वो एक एक्सपोर्ट होने लगी। अब हमारे यहाँ भी बजाज स्कूटर और टीवीएस के भी 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मुझे यही लगता है कि एक तरफ देश में टेक्नोलॉजी को लाकर, हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी है बेस्ट, उसका उपयोग करके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कम करना, और एक्सपोर्ट में लॉजिस्टिक कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पावर कॉस्ट को कम करके एक्सपोर्ट के मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनकर एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इंपोर्ट को कम करना, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट ढूंढना। और ये करते समय जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां गांव, गरीब, मजदूर, किसान रहते हैं, जिनको आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी आवश्यकता और प्राथमिकता है, वहां हम लोग एग्रो एमएसएमई खोलेंगे, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से लेकर खादी से लेकर प्रोत्साहन करेंगे, और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोलेंगे, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, और गांव में ही जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसका उद्योग गांव में होगा, वही रोजगार मिलेगा, वहां अच्छी स्कूल होगी, अच्छा अस्पताल होगा। केवल स्मार्ट विलेज नहीं होंगे तो स्मार्ट शहर नहीं होंगे तो स्मार्ट विलेज भी होंगे। इसी संकल्पना पर लगातार हम काम कर रहे हैं, और यही आत्मनिर्भरता की ओर हम जा रहे हैं, यही वो संकल्पना है। सरकार ने हाल में यह कहा है कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जेम, उसमें जो भी प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा उसके साथ साथ ये लिखा होगा कि ये किस देश में बना है, किस देश के कंपोनेंट्स इसके अंदर हैं। साथ ही साथ सरकार ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इस तरह की कंपनियों को कहा है कि आप भी अगले कुछ महीने में लेबल करना स्टार्ट कीजिए कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस देश का है, कहां से आया है। इस फैसले के पीछे, सोच के पीछे सरकार क्या अचीव करना चाहती है, जरा हमारे दर्शकों को समझाएं गडकरी जी। देखिए, एक बात बहुत बिल्कुल स्पष्ट है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। स्टार्टअप,
स्टैंड अप एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये हर देश की आवश्यकता होती है। और हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इसके लिए हर देश कोशिश करता है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में जो चीजें तैयार होती है उसी को लोग ले, इस प्रकार का भाव जनता में पैदा होना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। महात्मा गांधी जी ने भी उस समय जो आंदोलन किया था वो किसी कपड़े के खिलाफ नहीं था, किसी चीजों के खिलाफ नहीं था। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे देश में जो तैयार होता है वही माल हम खरीदी करें, यही भाव था। और ये मुझे आपको आगे स्पष्ट रूप से पूछना है, क्या चीन नहीं चाहता कि चीन में लोग जो है चीनी माल ही उपयोग करें? क्या अमेरिका में अमेरिकन सरकार नहीं चाहती कि अमेरिका के तैयार किए हुए प्रोडक्ट अमेरिका की जनता खरीदी करे? हर देश में यही चाहते हैं और उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर हमने ये किया है तो हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है। आवश्यकता होगी तो उतनी चीजें जो हमारे देश में होगी वो पूरे क्वालिटी की हम यूज करेंगे। और एक आधे बार जो चीज हमारे देश में नहीं तैयार हो रही वो हमको शायद टेक्नोलॉजी के लिए खरीदना पड़ेगा तो खरीदने पड़ेंगे और धीरे धीरे उसका ऑप्शन इंडियन इकोनॉमी में ढूंढने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए मेरे डिपार्टमेंट में मैंने काम शुरू किया है कि पिछले 3 साल में हमारा एक्सपोर्ट कितना है और इंपोर्ट कितना है, और जो इंपोर्ट है उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की नीति अब एमएसएमई में हम तैयार कर रहे हैं। कई सारे जो वर्ल्ड ट्रेड इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये एक सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रेटेजी है। वो इस वजह से क्योंकि आजकल जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही इंट्रिकेट ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उसमें कोई भी प्रोडक्ट पूरा, खासतौर से हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पूरा किसी एक देश में नहीं बनता। कोई हिस्सा कुछ देश में बनता है, कोई हिस्सा कुछ देश में बनता है, कुछ वियतनाम में, कुछ ताइवान में, कुछ चीन में, कुछ हिंदुस्तान में। उनका कहना है कि इस तरह की सरकार जो चीज चाह रही है ये कई सदियों पहले तो हो सकता था। आज की तारीख में चूंकि वैल्यू चेन्स इतने इंटरडिपेंडेंट हैं, अलग अलग देशों में कुछ कुछ हिस्सा बनता है, इस वजह से इसको अचीव कर पाना मुश्किल है। और कुछ लोगों को चिंता है कि इससे कई सारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी है अपने प्रोडक्ट्स बनाने की, उनको ही नुकसान पहुंच जाएगा। तो इस कंसर्न पे आपका क्या जवाब है गडकरी जी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये जो आप कह रहे हो ऐसी अपवादात्मक कुछ चीजें हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं। एक समय मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन, इसमें सभी प्रकार से हम एक प्रकार से इंपोर्ट पर ही अवलंबित थे। अब परिस्थितियां बदली है और हमारा इंपोर्ट जो है वो काफी कम होकर इंडियन अल्टरनेटिव काफी तैयार हुए हैं। ये एक प्रोसेस होती है। मैं आपको कहता हूं, मैं जब शिपिंग मिनिस्टर था तो जेएनपीटी में मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन निकाला है कि जो लोग वहां फैक्ट्री डालेंगे वहीं से पूरा एक्सपोर्ट करेंगे। आपको ताज्जुब होगा, इतना वेटिंग लिस्ट है, इतने लोग आए कि जगह देते देते प्रॉब्लम आया और वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कोंकण क्षेत्र में 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अब मेरा कहना यही है कि अब ये जिस प्रकार से दुनिया भर की ये जो मोबाइल फोन की कंपनियां होगी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली कंपनियां होंगी, वो हमारे देश में आएंगी। और दूसरी बात है कि अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो हमारे यहाँ की भारतीय कंपनी टेक्नोलॉजी के लिए उन टेक्नोलॉजी वेंचर, जॉइंट वेंचर उनके साथ करे और उनके साथ मिलकर यहाँ काम करे, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पहली बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि हमारी आत्मनिर्भर भारत की कल्पना ये नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी खड़ी करने वाली है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि हमारी ये जो कल्पना प्रधानमंत्री जी ने रखी है ये किसी देश के विरोध में नहीं है। ये विशुद्ध राष्ट्रवाद के आधार पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान को केंद्र बिंदु मानकर हम देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करके आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी कैसे बनेंगे, आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, इसका ये रोड मैप है। ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है और इसको किसी भी प्रकार से चाइना के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ और इस प्रकार का रंग देना नहीं चाहिए। जैसे हर उद्योग, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने सामर्थ्य पर, अपनी गुणवत्ता के आधार पर, अपने व्यक्तित्व के आधार पर खड़ा हूं। इसमें गलत क्या है? क्या हर व्यक्ति को अपनी प्रगति और विकास करने का पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई अधिकार नहीं है? अधिकार है। अगर वो बड़ा होता है तो अपने गुणों से बड़ा, अपनी गुणों को बढ़ाना, गुणवत्ता को बढ़ाना, ये नकारात्मक संकल्पना नहीं है, ये पॉजिटिव संकल्पना है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके इस प्रकार के किसी भी विचार को किसी देश के अगेंस्ट है ऐसा नहीं लाना चाहिए। ये ना हमारे मन में भाव है, ना हमको करना है। हमको खुद को आत्मनिर्भर बनना है, हमको आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनना है, हमारे एक्सपोर्ट हमको बढ़ाना है, हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसान, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट, ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र में उद्योग ले जाना है, वहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है
और हम एक सुखी, अच्छे, सामर्थ्यशाली देश के रूप में हम उभर कर आए, हम सामर्थ्यवान बने, ये हर देश सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है। और इसलिए इसको पॉजिटिव अप्रोच में लेना चाहिए। हमारा अच्छा होना है, किसी के लिए निगेटिव है, नकारात्मक है, किसी का हम विरोध कर रहे, किसी के बारे में घृणा फैला रहे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये भाव जाना ज्यादा आवश्यक होगा, और यही सही में प्रधानमंत्री जी का और उसके पीछे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है। आप एमएसएमई मंत्री के अलावा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, और हालांकि बीआरओ डायरेक्टली तो एमओडी के साथ काम करता है, लेकिन फिर भी इस वक्त बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित करने के लिए आप किस तरह से मदद कर रहे हैं गडकरी जी? क्योंकि हमने देखा उन सैटेलाइट मैप्स पर, जो कि लगातार हम इंडिया टुडे और आज तक पे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कि चाइना ने अपनी तरफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक एलएसी तक बना रखा है, जबकि हिंदुस्तान में हमारे सैनिकों को आखिरी के कुछ किलोमीटर ट्रैक करके, वॉक करके जाना पड़ता है। तो उस गैप को कम किया जाए, चीन की सेना के विरोध के बावजूद, उस दिशा में आप क्या प्रयास कर रहे हैं गडकरी जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि फिलहाल बीआरओ ने मेरे मिनिस्ट्री के अंडर बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। 4 धाम का रास्ते में काफी कड़ा काम उनके पास है। तो ये जो पिथौरागढ़ से मानस सरोवर तक का रोड, वो नेपाल और भारत की सीमा पर जिसके ऊपर विवाद उठे थे, वो भी वो बना रहे हैं। अरुणाचल में काफी बड़े प्रमाण पर हमारे डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं। इसके साथ कश्मीर में, बाकी सब जगह काम कर रहे हैं, और कुछ डिफेंस का भी काम कर रहे हैं। और मैंने अभी ही 4-5 दिन पहले जो बीआरओ के जो प्रमुख है हरपाल सिंह जी, इनके कार्य की प्रशंसा करते हुए एक पत्र प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को भी लिखा है, और डिफेंस मिनिस्टर को भी लिखा है। वैसे मैं बीआरओ का बहुत क्रिटिक्स रहा हूं, क्योंकि मेरे शुरुआत के कार्यकाल में मैं उनसे बहुत नाराज था, मैंने उनके काम भी टर्मिनेट कर दिए थे। पर फिलहाल बीआरओ बहुत कठिन स्थिति में है, और विशेष रूप से हरपाल सिंह जी जो आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मैं एक साफ रूप से एक बात कहता हूं कि जो अच्छा काम करता है उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और अगर काम ठीक से नहीं किया तो उनके ऊपर प्रहार भी करना चाहिए। तो आज हमारा बीआरओ बहुत ही सीमावर्ती भाग में बहुत मेहनत के साथ अच्छा काम कर रहा है। और केवल मैं आपको बताऊंगा कि बीआरओ के काम के लिए आप पिछले, हमारी सरकार आने के पहले बीआरओ ने क्या काम किया था, और हमारी सरकार आने के बाद ये 6 साल में डिफेंस मिनिस्ट्री ने, हमारी मिनिस्ट्री ने मिलकर कितना काम किया है, इसका अगर आप लेखा जोखा लेंगे तो बॉर्डर पर हमने बहुत अच्छे अच्छे पुल और रोड बनाए। अगर चाइना ने उनके बाजू में बनाने उनका अधिकार है, तो हमारे बाजू में बनाना हमारा भी अधिकार है। जो हमारा प्रदेश है वहां रोड बनाना हमारा भी अधिकार है। आपको पता है कि मैं अरुणाचल में किरण रिजिजू जो हमारे मंत्री है, उन्होंने बहुत आग्रह किया, एक स्पेशल चाइना की बॉर्डर पर करीब 2000 किलोमीटर का एक हाईवे बनाने की बात, उसको काम कर रहा हूं। और मैंने ये कहा कि इसको ट्रैफिक कम है तो सॉइल स्टेबलाइज करके कम कॉस्ट में केवल 1.5 लेन का रोड, 2 लेन का रोड बनाकर क्या हम इस प्रकार के लोगों को राहत दे सकते हैं, सस्ता बनाकर। कोई कंक्रीट रोड बनाने की वहां आवश्यकता नहीं है। और इसलिए प्री कास्ट की रोड मैन्युफैक्चरिंग की नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सीमावर्ती भाग में स्टील के ब्रिजेस बनाकर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन के साथ हम बीआरओ के साथ काम कर रहे हैं। बीआरओ डिफेंस के साथ भी काम कर रहा है, हमारे साथ भी काम कर रहा है। अभी जो काम बीआरओ ने किया इसके ऊपर मैं बहुत समाधानी हूं। और पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का लगभग रास्ता उन्होंने खोद दिया है, -8 डिग्री में उन्होंने काम किया है, और अभी वो रास्ते का 6 महीने में पूरा होगा। और मेरी जीवन की इच्छा है कि मैं इस रोड से मानस सरोवर दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री जी को भी एक बार मैं कहने वाला हूं कि आप इस रोड से जरूर जाइए। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के पहले जब हमारे पार्टी का काम करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि उत्तराखंड के उस क्षेत्र में मैं पैदल और अनेक दूरों तक गया हूं, और उनको भी इस बात का बहुत समाधान है कि इस प्रकार का रोड बीआरओ बना रही है। ये अच्छी बात है, मेरी उम्मीद है कि आप जल्द मानसरोवर जा पाएंगे। मैं जानना ये भी चाहता हूं कि जो बाकी रोड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या सरकार विचार कर रही है कि अगर चाइनीज कंपनी का लोएस्ट बिड भी होता है तब भी हम चाइनीज कंपनी को वो बिड जीतने नहीं देंगे? क्योंकि हमने देखा कि रेलवेज में ऐसा हुआ, टेलीकॉम के क्षेत्र में सरकार ने आदेश दिए सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को कि आपकी चाइनीज प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेने चाहिए, चाइनीज जो कंपनियां उनको आपको उनके प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने चाहिए। तो इस मुद्दे पर आपके विभाग में और कुल मिला के सरकार में चाइनीज कंपनियों को हिंदुस्तान में खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के की सेक्टर्स हैं उनमें टेंडर न देने पर क्या सोच बन रही है गडकरी जी? नहीं, इसके बारे में ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है,
और हमारे जो विदेश मंत्री है उनकी जैसी सूचना होगी उस प्रकार से हम कार्य करेंगे। अभी फिलहाल हमने उनको उनके तरफ अपनी बात को रखा है और वहां से वो जो भी आदेश देंगे उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। पर जहां तक मैं देश के हमारे कॉन्ट्रैक्टर को मैंने आह्वान किया है कि आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी में हमारे कॉन्ट्रैक्टर कम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे डिपार्टमेंट में सरकारी स्तर पर जो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन हमने निकाले हैं उसके कारण प्रॉब्लम आ रहे हैं। और इसीलिए कल ही मेरी हमारे सेक्रेटरी और डीजी के साथ मीटिंग हुई और जैसे हमने कहा कि 5 साल में इतने लंबे पुल बनाने चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है। अगर इंडिया में बड़े पुल बने नहीं तो क्वालिफिकेशन कैसे होगा? तो मैंने कहा सेक्रेटरी को कहा कि इसको बदलो और हर पुल के लिए 15-20 इंडियन कंपनी अपने ताकत पर क्वालिफाई बने, इसी प्रकार के नियम हमने बनाने चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि जो एंकर 1 घंटा अच्छे सेशन चला सकता है वो 5 घंटे चला सकता है। जो 4 मंजिली इमारत बना सकता है वो 10 मंजिली इमारत बना सकता है। तो हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में हमने तुरंत सुधार करने के मैंने आदेश दिए। कल ही मैंने सेक्रेटरी के साथ बैठा, एक इसी प्रकार का विषय आया था और हमने नीति बनाई है। आने वाले 15 दिन के अंदर हम ये नीति बनाएंगे और भारतीय कंपनी को हम ताकतवान बनाएंगे, सामर्थ्यवान बनाएंगे और भारतीय कंपनी विदेशों में जाकर काम करे, ये हमारी विजन है। और मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है। हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्टर, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे टनल तैयार करने वाले कॉन्ट्रैक्टर, ब्रिजेस बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर, रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर और वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस, सभी प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करके हमारे कॉन्ट्रैक्टर वर्ल्ड के अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बने, हमारे कंसल्टेंट वर्ल्ड के अच्छे कंसल्टेंट बने और वर्ल्ड का अच्छा काम हमारे देश में हो। और वो क्षमता हमारे देश के पास है और उनको पूरी तरह प्रोत्साहित करना चाहिए। जो कुछ हमारे तरफ से ऑब्स्टेकल्स है उसको दूर करना ये मंत्री के नाते मेरा कर्तव्य है और वो सब ऑब्स्टेकल्स हम दूर करेंगे और हिंदुस्तानी कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग ताकतवान बनाएंगे। एक्सपोर्ट और आगे देशों में जाकर काम करने के लायक वो अच्छा काम कर सकेंगे, इस प्रकार के वो बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। नितिन गडकरी जी, आप जुड़े हमारे साथ। आपने बताया कि किस तरीके से भावनाओं में न बहते हुए एक स्ट्रैटेजी के साथ चलते हुए कम से कम आप कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़े और इंपोर्ट्स पे हमारी जो निर्भरता है वो कम हो। देखना ये होगा कि ये बात कितनी रहती है और हकीकत कितनी बनती है, उस पर हम नजर रखेंगे। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट्स, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, नितिन गडकरी, sharing his view of how the strategy the government's working on is not directed against any one company but an effort being made to bolster domestic capacities. गडकरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।